हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। जो भी बच्चे एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि संक्रामक रोग की रोकथाम से संबंधित है। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं, चाहे आपका एएनएम का एग्जाम हो, जीएनएम का एग्जाम हो या फिर आपके मुख्य सेविका के एग्जाम हो। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि वो अपना प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि पोलियो की रोकथाम के लिए निम्न में से कौन सी वैक्सीन उपयोग में लाई जाती है। अगर हमें पोलियो पर कंट्रोल पाना है, उसका रोकथाम करना है, तो उसके लिए कौन सी वैक्सीन हम यूज़ करते हैं। इसमें दिया है आपका OPV, ये यहाँ पर होगा IPV, ये होगा IPV, इसको IPV कर लीजिएगा। OPV, IPV, पेंटावेलेंट या फिर A एंड B दोनों। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वैक्सीन होगी जिसका हम पोलियो की रोकथाम के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए OPV क्या है। OPV को बोलेंगे ओरल पोलियो वैक्सीन, IPV को बोलेंगे इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, और आपका पेंटावेलेंट है। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, A एंड B दोनों। इन दोनों वैक्सीन का यूज़ हम पोलियो की रोकथाम के लिए करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि पोलियो की वैक्सीन की खोज सबसे पहले हुई कब थी। तो 1961 में, 1961 में सबसे पहले पोलियो की वैक्सीन की खोज हुई थी। और अगर हम बात करेंगे कि पोलियो की वैक्सीन की खोज की किसने थी, तो अल्बर्ट सेबिन नाम के साइंटिस्ट ने पोलियो के वैक्सीन की खोज की थी। कब की थी? 1961 में की थी। और OPV, IPV दोनों वैक्सीन का यूज हम पोलियो की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दिया हुआ है काली खांसी किसके द्वारा होने वाली संक्रामक बीमारी है। काली खांसी, जिसे आप इंग्लिश में पर्टुसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि काली खांसी के लिए हम कौन सा वैक्सीन यूज करेंगे। तो उसके लिए पर्टुसिस वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है, या फिर DPT जो टीका होता है आपका, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, ठीक है, इसके लिए वो टीका लगता है। और अगर हम बात करेंगे काली खांसी किसके द्वारा फैलती है, तो आपका बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ, वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके अगर सही आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, बैक्टीरिया। अब बात कर लेते हैं कि काली खांसी का बैक्टीरिया क्या होता है, उसका नाम क्या है। तो काली खांसी के बैक्टीरिया का नाम है बॉर्डेटेला पर्टुसिस। क्या नाम है? बॉर्डेटेला पर्टुसिस। आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की 100% संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इसीलिए आपके लिए ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से दूषित जल के सेवन द्वारा संचारित होने वाली बीमारी है। दूषित जल के सेवन से कौन सी बीमारी फैलती है। तो ऑप्शन है हैजा, अमीबाइसिस, हेपेटाइटिस सी या फिर उपयुक्त सभी। तो अगर हम बात कर लेंगे इन तीनों बीमारी की, तो ये तीनों बीमारी जो है वो दूषित जल के सेवन से संचारित होती हैं, मीन्स फैलती हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि हैजा के नियंत्रण का उपाय है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपाय है जिससे हम हैजा पर कंट्रोल पा सकते हैं। रोगियों की शुरुआती अवस्था में पता लगाना, विसंक्रमण, पर्याप्त व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता। तो इन सब का ध्यान रखना होगा, इससे हम हैजा पर नियंत्रण पा सकते हैं। आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हैजा की बैक्टीरिया का क्या नाम है, किस बैक्टीरिया की वजह से हैजा होता है। तो विब्रियो कॉली नाम के बैक्टीरिया से आपका हैजा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है निम्न में से कुष्ठ रोग के उपचार के लिए कौन सी थेरेपी उपयोग में लाई जाती है। किस थेरेपी का यूज हम कुष्ठ रोग के ट्रीटमेंट में, यानी लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में करते हैं। कुष्ठ रोग जो है आपका, उसे हम इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं। और अगर बात करेंगे ये किससे फैलता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, तो ये भी बैक्टीरिया से होता है। और कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा, ट्यूबरक्लोसिस नहीं, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। ट्यूबरक्लोसिस तो आपका वो टीबी हो गया, क्षय रोग। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी से आपका कुष्ठ रोग जो है
वो फैलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कुष्ठ रोग का हमें ट्रीटमेंट करना है तो कौन सी थेरेपी उपयोग करेंगे, डॉट्स थेरेपी या फिर मल्टी ड्रग थेरेपी, ART थेरेपी या फिर ECT थेरेपी। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। यहाँ पर मल्टी ड्रग थेरेपी का हम यूज़ करते हैं कुष्ठ रोग के ट्रीटमेंट के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संक्रमण के फैलने का तरीका आपको बताना है। किससे संक्रमण फैलेगा, संक्रमित रक्त चढ़ाने से, असुरक्षित यौन संबंध से या फिर संक्रमित सुई के उपयोग से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है, इन सबसे संक्रमण फैल सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉट्स थेरेपी के दौरान रोगियों को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है। ऑप्शन है आपका 2, 4, 6, 10। कितनी श्रेणी में बांटेंगे, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, 2 श्रेणी में बांटेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन टिटनेस से बचाती है। इसमें से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिससे हम टिटनेस से बच सकते हैं। तो आपका है पेंटाफाइव, DPT, TT या फिर ये सभी। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है। ये सारी वैक्सीन जो हैं वो हमें टिटनेस से बचाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यौन संचारित बीमारी का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो सेक्स के द्वारा फैलती है। आपका खसरा है, पोलियो है, सिफिलिस है या फिर रीनल फेलर है। ये आपका रीनल फेलर मतलब किडनी से संबंधित है आपका रीनल फेलर। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। जो सिफिलिस बीमारी होती है वो सेक्सुअली फैलती है, ठीक है, यौन संचारित बीमारी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एड्स के उपचार हेतु कौन सी थेरेपी का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि अगर एड्स का ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए हम कौन सी थेरेपी का यूज़ करेंगे, डॉट्स थेरेपी, ECT, ART या फिर ORS। तो इसकी अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, ART थेरेपी। ART थेरेपी का यूज हम एड्स के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, ART का पूरा नाम क्या है। जो ART थेरेपी है जिसका हम यूज कर रहे हैं एड्स के ट्रीटमेंट के लिए, उसका पूरा नाम पूछा गया है। इससे पहले हम आपको बता दें, इसका आंसर बताने से पहले, कि फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो जो है वो हमने बनाया है। उसमें हॉस्पिटल से जुड़े हुए बहुत सारे फुल फॉर्म हैं, उसे आप जा कर के देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जान सकते हैं। वो आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी सही हो जाता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART का पूरा नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्न में से क्षय रोग के नियंत्रण का उपाय है। कौन सा ऐसा उपाय जिससे आप ट्यूबरक्लोसिस के नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि क्षय रोगियों का पृथक्करण, मतलब कि जो ट्यूबरक्लोसिस वाले व्यक्ति हैं उनको अलग रखना चाहिए। हॉस्पिटल में हो या फिर आपके घर में कोई भी पेशेंट है वैसे तो उनको हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए, उनको अलग रखना चाहिए। क्षय रोगियों की शुरुआती अवस्था में पता लगाना चाहिए, जैसे अगर TB हो गया है तो तुरंत ही उसके बारे में पता लगाना चाहिए किस स्टेज पर है, या फिर उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, मतलब कि हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करेंगे, आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्षय रोग के नियंत्रण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, RNTCP का संबंध किससे है। जो आपका RNTCP है उसका संबंध किससे है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि RNTCP का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP का फुल फॉर्म होता है। अब इसका संबंध किससे है, तो ऑप्शन है आपका क्षय रोग के नियंत्रण से, मतलब TB के कंट्रोल से, एड्स के कंट्रोल से, मलेरिया के कंट्रोल से या फिर पोलियो के कंट्रोल से। तो इसके अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, क्षय रोग के नियंत्रण, मतलब TB के नियंत्रण से संबंध है। RNTCP का आपके फुल फॉर्म से ही पता चल रहा होगा, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस शब्द आ गया तो इसका मतलब क्षय रोग से है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, PPI का संबंध किससे। आपको बताना है कि PPI का संबंध किससे है। क्षय रोग के नियंत्रण से, एड्स के नियंत्रण से, मलेरिया के नियंत्रण से या फिर पोलियो के नियंत्रण से। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है यहाँ पर, पोलियो के नियंत्रण से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, डिप्थीरिया के निदान हेतु उपयोग की जाने वाली
विधि है कि मतलब कौन सी ऐसी टेस्ट है जिसे हम डिप्थीरिया के निदान के लिए, डायग्नोस के लिए यूज़ करते हैं? आपका एलिजा टेस्ट है, ईसीटी टेस्ट है, सिक्स टेस्ट है, या फिर बहुऔषध परीक्षण है? तो एलिजा जो आपका ये तो एड्स के लिए है, और अगर हम बात करेंगे डिप्थीरिया के लिए तो इसके लिए कौन सा सिक परीक्षण करते हैं? कौन सा सिक परीक्षण करते हैं? आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, मल्टी ड्रग थेरेपी का संबंध किस रोग के उपचार से? अभी हमने आपको एक क्वेश्चन में बताया भी है, वहाँ पर क्या था? कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग के उपचार के लिए हम मल्टी ड्रग थेरेपी का यूज़ करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कंडोम का उपयोग निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम में सहायक है? HIV संक्रमण, रूबेला, गलसुआ, क्षय रोग। तो आप सभी को पता होगा ये सब जो है, ये सब क्या है? यौन संचरित या फिर रक्त संचरित बीमारी है नहीं, ये आपका जो HIV है यही है। तो इसका जो कंडोम का उपयोग है वो हम HIV संक्रमण की रोकथाम के लिए करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा टीका बच्चों को खसरे से बचाता है? अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा टीका है जो कि खसरे के लिए लगाया जाता है, बच्चों को खसरे से प्रोटेक्ट करता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है मीजल्स वैक्सीन, MMR वैक्सीन, OPV वैक्सीन, या फिर A एंड B। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है। जो आपका मीजल्स वैक्सीन और MMR वैक्सीन होता है, ये दोनों खसरे के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्न में से प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है। आपको ये बताना है कि कोई भी बीमारी है और अगर हम उसका रोकथाम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले DPT के टीके द्वारा डिप्थीरिया, पर्टुसिस तथा टिटनेस की रोकथाम करेंगे। किसी बीमारी का समय पर निदान उपचार, दुर्घटना के पश्चात व्यक्ति का सर्जरी द्वारा एक पैर काट दिए जाने के पश्चात किसी प्रोस्थेटिक का उपयोग कर उसे चलने योग्य बनाना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, DPT के टीके द्वारा डिप्थीरिया, पर्टुसिस तथा टिटनेस की रोकथाम। ये आपका द्वितीयक रोकथाम आ जाता है। किसी बीमारी का समय पर निदान तथा उपचार, जैसे कि बहुत सारी बीमारी हो गई आपका, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, तो इनका क्या है, इनका पूर्ण रूप से इलाज तो संभव है नहीं कि इनको ख़त्म किया जा सकता है। तो इन बीमारी के बारे में जैसे भी पता चले तुरंत डायग्नोस कराना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए। और आपका जो ये है कि दुर्घटना के पश्चात किसी व्यक्ति का सर्जरी या पैर काट दिए जाने पर, जैसे कि क्या हो गया कि कोई बीमारी ऐसी है कि बहुत देर हो गया या फिर वो उसको हम ना ठीक कर सकते हैं, तो उसमें क्या मतलब कि क्षमता प्रदान कर देना, उसका इलाज कर देना, वो प्रयास करना कि ये जो आदमी है उसकी मतलब डेथ होने से उसे बचाया जा सके, उसका एक एग्जाम्पल है। तो वैसे क्या है कि अगर पैर कट गया है तो उसे चलने योग्य बना देना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका तृतीयक रोकथाम हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, प्राथमिक रोकथाम ये है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से वाहक जनित रोग संचरण का उदाहरण है। इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो वाहक के द्वारा फैलता है? जैसे किसी का वाहक है, ठीक है, कि मतलब एक व्यक्ति से वो कई सारे व्यक्तियों में फैला दिया, उसका वाहक है। तो कौन सा ऐसा बीमारी है? HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने पर HIV का संचरण, कि जैसे कोई भी आदमी जिसे एड्स हो गया है, HIV का संक्रमण है, तो उसके साथ सेक्स करने से, ठीक है, मतलब विदाउट प्रोटेक्शन, उससे HIV का संचरण हो जाए, वो वाहक जनित रोग है। या फिर क्षय रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति के खांसी या छींकने पर क्षय रोग का संचरण, दूषित जल के उपयोग से अमीबाइसिस का संचरण, या फिर मच्छर द्वारा मलेरिया का संचरण। तो आप सभी को पता है कि मच्छर ही जो होता है हमारा वाहक है, वो क्या करता है कि अगर किसी व्यक्ति को काटा जिसको मलेरिया है और वही मच्छर जाकर के किसी नॉर्मल पेशेंट को काट दिया तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो ये वाहक हो गया मच्छर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, मच्छर द्वारा मलेरिया का संचरण। तो बस बच्चे आज के लिए इतना ही। हमारा क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एएनएम और मुख्य सेविका के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन हम आपकी प्रैक्टिस के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में।